हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मंथन गुरुकुलम। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, हमारे पास जो है 2026 29 एंड 30 जो कि तारीख दी गई है यूपी टेट के लिए एग्ज़ाम जो है सरकार हमारी कंडक्ट कराएगी। और वो समय आने पर जो है उससे पहले हमारी तैयारी कैसी होगी वो इस बात पे निर्भर होगा कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर गणित को चुना है। फिर एक एक करके जो है चीज़ों को हम समझेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। जैसे जनरली 5 सब्जेक्ट आते हैं, एक बार हम उनके बारे में ब्रीफिंग ले लें। जैसे हम अगर यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट में जो मूल हैं सब्जेक्ट वो 5 आते हैं। पहला क्या है भाई साहब? मैथ हो गया, तो रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरा हो गया हमारे पास सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसमें बाल विकास का अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो गया ईवीएस। इसके बाद हो गई हमारे पास क्या, हिंदी, जो कि कंपलसरी है। इसके बाद आ जाता है क्या, संस्कृत। संस्कृत अथवा में इसमें क्या होता है वैसा बाई चॉइस रहता है, आप इंग्लिश भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये सारे जो अंक बनते हैं वो 30-30 नंबर के होते हैं। जो कि हमारे पास जो पेपर बन के तैयार होता है वो कितने नंबर का बन के तैयार होता है? 30 पंचे आप बोलेंगे सर 150 का बन के तैयार होता है। ठीक है, पासिंग मार्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है भाई साहब, 82 नंबर होते हैं SC ST, है ना, और OBC। 90 नंबर इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले लोग जो है शामिल होते हैं। तो आपको जो मिनिमम मार्क होगा वो कितने पे गिरेगा, जाके 82 पे गिरेगा। इसके बाद जो है जो जनरल वाले हैं उनका मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब आप उसमें पास माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, एस्टेट के लिए, अर्थात सुपर टेट के लिए। ठीक है दोस्त, तो इसी कहानी को जो है मैं रचूंगा, आगे देखूंगा मैथ को और कैसे हमें जो है बताना है। तो एक बार हम देख लें मैथ में सिलेबस हमारा क्या होगा, तो एक बार समझेंगे इसको। मैथ से रिपीटेड 2025 एंड 26 हमने जो कि लिख दिया है। मैथ में क्या होगा, संख्या पद्धति होगी, चारों संक्रियाएं होगी, जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को पढ़ेंगे, जिसमें भिन्न होगी, दशमलव होगी, लासा और मासा होगा। ज्यामिति में मैं ये दुनियादारी पढ़ूंगा, आकृतियाँ, परिमाप और क्षेत्रफल। और इसके बाद क्या होगा, मापन, समय, पैसे से जुड़े प्रश्न होंगे। इसके बाद कौन होगा, गणित शिक्षण की विधियाँ और समस्या समाधान। इसका मतलब ये है इस पर जो है थोड़ी भाषा की जो है हमारे पास पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर हम इस समस्या को जो है हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चूंकि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ही टीचर बनना है, तो उसका क्या होता है कि ना हम बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे, उनकी समझ कैसे डेवलप करेंगे। तो इस वजह से जो है हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिससे गणित में हम कैसे मजबूत बना सकें। ठीक है दोस्त, इसकी कहानी होगी हमारे पास। ठीक है, आगे भी हो सकता है। यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज लिखा नहीं, 2% नहीं आ सकता। आप इतने समझदार हैं क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप इतना समझ पाएंगे। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा भाई, पहला। ठीक है, और भी चैप्टर होंगे जो कि आप समझदार हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले, पहला चैप्टर क्या होगा भाई साहब, नंबर सिस्टम। कैसा होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। बिल्कुल बेसिक मैथ आती है, ऐसा नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ है पूछी जाए, मान लो सीजीएल लाइक है ना, ऐसा मत समझना कि सीजीएल जैसी जो है इसमें कहानी पूछी जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम सबसे पहले बात आती है, हम संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं। अब संख्या होता क्या है, ठीक है, इसी को मैंने जो है बाकायदा पीपीटी के द्वारा जो है डिवाइड करके रखा है। तो संख्या क्या होती है, ये मेरा सवाल आपसे है, एक बार बताएंगे कि संख्या क्या होती है। बताएंगे एक बार, संख्या क्या होती है। ठीक है, अब संख्या के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारे पास चिन्ह दिए होते हैं, जैसे मान के चलिए आप क्या बोलेंगे भाई, एक हो गया ऐसे बनाते हैं, आपसे बोल दूँ दो ऐसे बनता है, तीन ऐसे बनता है। ये हैं क्या एक्चुअली, ये सारे सारे क्या हैं भाई साहब, चिन्ह हैं कि नहीं है। चिन्ह को ही हम दर्शाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, संख्या बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि चिन्हों द्वारा दर्शाए गए अंकों को हम क्या बोल देंगे भाई साहब, संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संख्या। यानी कि संख्या क्या होती है, संख्या अपितु कुछ भी नहीं, वो एक चिन्ह होते हैं। जैसे एक कैसे लिखना, ये कोण के आधार पर होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल हो गया, एक से ये अक्सर शुरू करते हैं, फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया,
ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, संख्या बोल देते हैं। इसका मतलब ये सारे चिन्ह हैं और चिन्ह को ही दर्शाते हैं, इसी वजह से क्या हो जाता है, ये हमारे पास संख्या हो जाता है। हाँ, क्या करें, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या बोल देते हैं, संख्या बोल देते हैं। क्या, संख्या, ठीक है। यानी कि चिन्ह द्वारा हमें जो है समझाया जाए, इसी को हम क्या बोल देंगे भाई साहब, कि यही हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, नंबर, यानी कि संख्या निकल के आता है। अब संख्याओं को भी हमने कई भागों में जो है बांट के रखा है, तो एक एक करके हम उसके भाग भी समझ लेंगे, फिर उस पर आधारित एक आधे प्रश्न भी करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे संख्याओं के प्रकार एक बार समझ लेंगे। तो हमारे पास प्रकार क्या होता है, आप बोलेंगे सबसे पहले तो बात बनती है हमारे पास नेचुरल नंबर की, जो हम बचपन से ही पढ़ते आए। हालांकि बांट हम कई भागों में सकते हैं, लेकिन हम जो मूल संख्याएं होती हैं उनको किस हिसाब से बांटते हैं, तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है दोस्त, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, सही है। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरुआत होती है। कहाँ से, एक से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और आखिरी संख्या किसी को भी पता नहीं होती, हमें नहीं, ना आपको, ना किसी और को, ठीक है, कि आखिरी क्या होगी। लेकिन हम ये जरूर बता देते हैं कि शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को मैं बांट देता हूँ। प्राकृतिक के बाद क्या होता है, होल नेचुरल नंबर, अर्थात पूर्ण प्राकृतिक संख्या। आगे क्या चलता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, आप बोलेंगे उसको हम 0 से कर दें शुरुआत, 0, 1, 2, 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, 0 से शुरुआत होगा, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा। कैसा, अनंत तक जाएगा। फिर बात आती है काहे की, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, इसमें बात आ जाती है हमारे पास क्या, पूर्णांक की। कैसी आ जाती है बात, पूर्णांक की। बताओ पूर्णांक क्या होती है, बताओ पूर्णांक को हम काहे में बांटेंगे, बताओ भाई। 3 कैटेगरी में बांटते हैं पूर्णांक को। पहला क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक मक, ठीक है। अगला शून्य, क्या आ जाता है, शून्य। जब हमने बचपन में पढ़ा था नंबर लाइन में, जब हम संख्याओं को डिनोट करते थे, ये तो कक्षा शायद 3 या 4 में होगा आई थिंक, क्योंकि यूपी टेट है ना, तो 1 से 5 तक को पढ़ाना ही है, तो वही आएगा। तो यहाँ पर क्या रखते थे, मीडिएटर हम हमेशा शून्य को मानते थे। इस तरफ वाली जो संख्या होती धनात्मक, और लेफ्ट हैंड वाली कैसी होती थी, हमेशा ऋणात्मक होती थी। कैसी, ऋणात्मक, ठीक है भाई, एक मिनट, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है, 0 की इस तरफ वाले पे कौन जाएगा भाई साहब, +1 हो गया, +2, +3, +4। इस तरफ जैसे बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ, तो -1, -2, -3, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। और इस तरफ भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो हमारे पास मंझिया है वो कौन है, शून्य है। कहानी यहाँ से शुरू होगी, इस तरफ वाले पॉजिटिव, इस तरफ वाले निगेटिव, और यहाँ पर कौन है बीच में, 0 हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं को समझ लिया, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक को भी। और अब बात आती है अदर आगे संख्याओं की, परिमेय और अपरिमेय के बारे में, क्योंकि इन्हीं से बनकर क्या बनेगी, संख्याओं से। 2 को उठा दिया, परिमेय और अपरिमेय बना दिया। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई साहब, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलें आगे देखें, ठीक है, ठीक, इसी में देखेंगे परिमेय संख्या। बताओ भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या बताओ पीछे वालों, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। बहुत पहले हम पढ़ते थे परिमेय संख्या, फिर आते हैं काय में, अपरिमेय आते, इसी तो को आते हैं। क्या होता है परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात
जिन संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, ठीक है, लिख सकें। बट अगर हम Q को 0 कर दें तो फिर ये परिमेय रहेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि Q 0 होते ही 1/0 करेंगे तुरंत तब्दील हो जाएगा ये इनफाइनाइट में, और अगर इनफाइनाइट में हो जाएगा तो हमें मान तो पता नहीं। जैसे ही मान पता नहीं तो हम क्या करेंगे भाई साहब, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या का सारा दाल मरार खत्म हो जाएगा। अब आती अपरिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में ना लिख सकें, उन्हें क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब कि मान के चलिए हमारे पास, अब इसमें ऐसा नहीं है कि संख्याएं, और एक होती है संख्याएं इसी में बन जाती हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे पास सिलेबस में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम इसको P अपान Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ √2, आप बताओ उसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हो? आप बोलेंगे नहीं, इसका मान होता है 1 पॉइंट समथिंग करके 41 करके, बट वो मान ना कहीं पर उसका इंडअप नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि हम उसको P अपान Q के रूप में लिख पाएंगे। तो मैं लिख दूँ √3। इसका लिख पाएंगे आप P अपान Q रूप? बोलेंगे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं इसका भी मान होता है 1.732 करके, तो लेकिन वो आगे तक जाता है जिसका कोई भी इंडअप नहीं होता है। इसका मतलब जिन्हें हम P अपान Q के रूप में ना लिख सकें, आप बोलेंगे √25, लेकिन इसका क्या होता है भाई साहब, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम 5 और इसका बटे 1 कर सकते हैं, ये P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी कहना गलत होगा कि रूट के अंदर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ये बात यहाँ पर फेल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रूट में ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट ना निकाल सकें, वो संख्या कैसी होंगी, P अपान Q, अर्थात अपरिमेय संख्या बोल देंगे उसको हम। क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या बोल देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ समझ गए? हाँ ठीक है, आगे चलें। ये कहानी हो गई हमारे पास कैसे संख्याओं के टाइप, ठीक है। हालांकि इसके टाइप और भी आप बना सकते हो, लेकिन वो हमारे इस परीक्षा में वो उपयोगी नहीं है, तो इस वजह से हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आगे देखेंगे अगली कहानी। अगली कहानी जो बनती है हमारे पास, रिफ्रेश हो रहा है ये, ठीक है। अगली कहानी बनती है अंकों के मान के बारे में। पहला होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है फेस वैल्यू, ठीक है। अब प्लेस और फेस में फ़र्क क्या है समझो। अब जैसे मैं हूँ तो ये मेरा फेस है, अब मुझे आप चाहे तो 4 अंक मान लो, 5 मान लो, इसका मतलब क्या है कि मैं चेंज नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू नॉन चेंजेबल होता है, नॉन चेंजेबल। इसका मतलब थोड़ा और अगर हम समझ लें इसको, तो हम इसको क्या ही बोल सकते हैं भाई साहब, एक पढ़ते हैं हम चर और अचर। इसका मतलब इसको हम अचर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। हाँ, समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपने चर और अचर ध्यान से पढ़ा है तो हम समझ सकते हैं ये होता है वेरिएबल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, चेंजेबल वैल्यू। भैया एक्स वाई कैसे होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब हम समीकरण हल करते थे तो वाई का मान कभी कुछ आता था, एक्स का मान कभी कुछ आता था, इसका मतलब वो मान चेंजेबल था। अचर को हम बोल देते थे नॉन चेंजेबल। ये भाई साहब चेंज नहीं हो सकते। जैसे मैंने 5 लिखा, 4 लिखा, तो आप बता दो भैया 5 को कुछ और लिख सकते हैं,
आप बोलेंगे नहीं 5 का ऐसे लिख दो, रहा तो वो 5 ही ना, आफ्टर ऑल 5 5 ही रहा ना, कि यहाँ पे भी 5 था वहाँ पे भी 5 था। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी होती है भाई साहब, नियत होती है। कैसी नियत होती है कि निश्चित होती है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो हम फेस वैल्यू से वहाँ तक हम समझ सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, ठीक है। अगर आप समझ पाए होंगे तो, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे, खासकर बिटियाँ लोग, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैंने मान के चलिए कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारे पास जो है बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर एक नंबर लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। मैंने आपसे बोल दिया कि 5 का आप प्लेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ दोस्त, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। यानी 5 का आपको क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है, ठीक है भाई, स्थानीय मान। आप बोलेंगे बड़ा सिंपल है, 5 लिख दो, जितने अंक हैं पीछे उतने क्या लिख दो, 0 लिख दो। बट इसको सिद्ध करने का तरीका क्या होगा कि अगर हमने 5 लिखा है, इसका मतलब ये तो मैंने लिख दिया 5। स्थानीय मान का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका जो स्थान है वो कौन सा है, आप बोलेंगे 10,000वें स्थान पर है, तो आप 10,000 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 का स्थानीय मान। इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो 5 है ये क्या है भाई साहब, आप बोलेंगे सर ये फेस वैल्यू है। आप बोलेंगे 10,000 क्या है, ये स्थानीय मान है। गणितीय भाषा में अगर भाषा पर प्रश्न आ गया तो आपसे हो सकता है कि 5 का वो ऑप्शन ऐसे रख दे, कैसे रख देगा कि जातीय मान इनटू स्थानीय मान बराबर क्या कह देंगे हम, बराबर कह देंगे जातीय और स्थानीय मान बराबर क्या बोल देंगे हम कि इस संख्या का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। या आप स्थानीय मान ना लिखकर आप केवल क्या लिखें, स्थानीय लिख दें केवल। इसका स्थान कहाँ पर है, 10,000वें स्थान पर ये बैठा है, और जातीय मान कितना है, 5 है, उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वहाँ से हमने निकाल लिया स्थानीय मान। तो हम हिंदी में भी इस प्रकार समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे भाई साहब, जातीय मान अभी मैंने आपको क्या बताया, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग क्या, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसका मतलब ये नॉन चेंजेबल है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, 5 का 5 ही होगा। आपसे बोल देंगे हम 8 का बता दो, 8 का, आप बोलेंगे जी हजूर निकाल लो, पीछे जितने अंक बचे उनको जो है उतने 0 दे दो, स्थानीय मान हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम बोल देंगे जातीय मान इनटू ये क्या हो जाएगा, स्थान उसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्थानीय मान निकाल लिया। यही होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे क्वेश्चन होंगे तो आप पढ़ा जड़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ दूँ, आप बोलेंगे जी हजूर 6 लिखो, स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 पर है, 100 का गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 600। या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 6 लिखें और पीछे जितने अंक उतने 0 लगा दो, बस उतना मान आ गया। अब जातीय मान क्या होगा भाई साहब, वो चेंज ही नहीं होगा, 6 का 6 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, यानी कि इसमें जितने भी अंक हैं सबका जातीय मान क्या होगा, वो स्वयं एक संख्या होगी, ये भी कह सकते हैं। यानी कि वो खुद संख्या होगी जातीय मान। मान के चलिए 5 या 4 या 3, 3 का पूछ दे जातीय मान क्या होगी, वो स्वयं संख्या होगी, अर्थात 3 ही होगा इसका जातीय मान। बस इतनी सी कहानी। आगे मैं क्या बात करूँगा, अंकों के मान के बारे में मैंने बात कर ली आपसे। आगे मैं चल के बात कर रहा हूँ काहे के बारे में, HCF और LCM के बारे में, ठीक है। HCF और LCM बारे में ये सब बेसिक है, बेसिक नॉलेज है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक।
लघुत्तम समापवर्त एलसीएम होता है। इसी को अगर हम और देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो, मान के चलिए मैं आपसे बोल दूं कि 12 और 15 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकाल दो आप। अब आप करेंगे क्या करेंगे? 12 के अलग फैक्टर करेंगे, 12 के अलग फैक्टर करेंगे, काटेंगे। ये इसके किसके? 12 के फैक्टर हो गए। तो आप बोलेंगे जी ये हो गए 12 के फैक्टर हो गए अलग। एक कर सकते हैं, एक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12 गुणा अगर हम एक में कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 12 ही रहेगा। ठीक है। 15 के अलग फैक्टर आप बोलेंगे करो, आप बोलेंगे 15 के अलग फैक्टर करने। इसका मतलब क्या हुआ? 15 के अलग फैक्टर हो गए। दोनों में जो चीज़ मिल जाए उसी को हम एचसीएफ बोल देंगे। अगर यहाँ 3 है तो भाई साहब यहाँ भी 3 है। और बोलेंगे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, अर्थात 3 यहाँ था 3 यहाँ था, इसको कितनी बार लिखेंगे? आप बोलेंगे 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार। 1 यहाँ 1 यहाँ, इसका मतलब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 एकम 3, और यही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों अंकों को काट दे उसी को हम क्या बोल देंगे? एचसीएफ बोल देंगे। यानी कि वह छोटा सा छोटा मान जिसमें 12 भी आ जाए 15 भी आ जाए उसके पहाड़े में। आप बोलेंगे एक क्यों नहीं हो सकता? देखो, एक ना सबका फैक्टर होता है, इस वजह से नहीं आ सकता। तो ऐसे तो हम अगर एचसीएफ किसी का भी निकालेंगे तो सबका एक ही हो जाएगा, फिर एचसीएफ बनना ही बेकार है। वो कहेगा अच्छे पैदा हो गए हम यहाँ, है कि नहीं? इससे बोलेगा भाई हम कहाँ आ गए हैं, पृथ्वी पर तो जीने ही लायक नहीं रहे हम। मतलब जिसे देखो जैसा भी सवाल बना रहा है वो सबका एचसीएफ एक ही ला रहा, तो वो तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर एक क्या होता है ना, वो सबका फैक्टर होता है, सबका। इस वजह से हम एक को नहीं ले सकते। ठीक है भाई, अभी हम आगे बताएंगे क्यों नहीं ले सकते, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला आता है लघुत्तम। यही नंबर उठा लें, आप बोलेंगे 12 और 15 का क्या करना है? मासा निकाल दो। अब जो फैक्टर कर लिए उन्हीं को मैं एक बार लिखता हूँ। 12 के हमने फैक्टर किए थे मैंने, 2 गुणे 2। ठीक है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 के भी करना है, कितना होगा? 3 गुणे 5 गुणे 1। सही, क्लियर है? हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 तो हमने कॉमन ले लिया था। पहले तो हमने एचसीएफ ले ही लिया था, कितना? 3 गुणे कितना था? 1। यानी ये सब कॉमन है। जो अंक रह गए उनका भी इनके साथ क्या करना है? गुणा कर देना। 2 2 1 2 रह गया, एक ये वाला 2, अर्थात 2 तो 2 रह गए, और एक नीचे कौन बचा? 5 बचा। इन सबका क्या कर देना भाई साहब? गुणा कर देना। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, पंचे कितना होगा? आप बोलेंगे 60 होगा। यानी कि दोनों की अगर कहानी में देखा जाए तो डिफरेंस इतना है कि उसमें कवायद शुरू हो जाए। इसका मतलब 12 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ें, और 15 का भी पहाड़ा पढ़ते हैं, जो पहला अंक आ जाए यानी कि दोनों में जो हो वही उस दोनों संख्याओं का क्या होगा भाई साहब? एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जैसे 12 दूनी कितना होता है? आप बोलेंगे पहाड़ा पढ़ के दिखाओ। लो पढ़ लो भाई साहब। 12 12 दूनी कितना? 24, 12 तिया कितना? 36, 12 चौक 48, 12 पंचे कितना? आप बोलेंगे 60। 15 पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया कितना? 45, 15 चौको कितना? 60। अब ध्यान से देखो, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, आगे नहीं, आगे हाँ, मिल गए। और तो कहीं नहीं मिले ना।
यानी कि इनका एक बार में कितना 4 का गुणा कर दिया, इनके में 5 का किया, यानी कि दोनों कैसे आ गए, सिमिलर आ गए। और वही उस संख्या का क्या हो जाएगा भाई साहब, एलसीएम हो जाएगा। इसीलिए हमने उसको लघुत्तम समाप्य वर्त कहा है। और वर्त का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ रहा है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है। और समाप वर्तक का बिल्कुल डिफरेंस अलग होता है। समझ पा रहे हो, ये केवल फैक्टर से होता है, यानी कि इन दोनों को जो काट सके, वट इसका क्या है, इनको नहीं काटना है, इनके जो आगे वाले मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के, वो काट सके। यानी कि 3 निकला इन दोनों से, वट 60 निकला इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, अर्थात पहाड़े से। इसी को हमने क्या बोल दिया, एलसीएम बोल दिया। समझ गए, आई होप कि पल्ले पड़ गया होगा बात आपके। ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, बस इतनी सी कहानी थी। सवाल हैं 4, उसको करके जो है एकदम फटाफट निकल लेंगे। देखो भाई, पहला सवाल ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर, निकालो इसको। मैं आपसे बोल दूं 1 से 100 तक की प्राकृतिक, आप बोलोगे नेचुरल बताया नहीं, अरे अरे भैया बताया था, पहले ही बताया था, सवाल भी वही है। बताओ भाई कितने होंगे, बताओ। 1 से 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, नेचुरल की मैंने बात की थी, नेचुरल नंबर की बात की। अब मैंने क्या कहा, 1 से शुरुआत होगी, अनंत तक जाएगा भाई साहब। कहानी रुकी कहाँ से, 1 से 100 पे ख़त्म होगी, यानी कितने हो जाएंगे, 100, 100। ठीक है, इसीलिए हमने करीब करीब में इतने रखे ऑप्शन ना, हम जानते थे इसको माफ़ करेंगे, ये तीर हो गया, ठीक है, ये दूर होना चाहिए था। समझ गए, ठीक है। अगला देखेंगे सवाल इसी पर आधारित, इसी पर आधारित एक बार। ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और गलत हमसे वही होते हैं जो हमें आते हैं। अब जो नहीं आता वो गलत हो सही हो, उस पर ज़्यादा खासा फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क ऐसे सवालों से ज़्यादा पड़ जाता है कई बार, है ना। इसमें बताओ 0 से 50 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, बुआ जी बताइए। अच्छा, देखिए हमने क्या बात की थी, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं की। मैंने कहा था पूर्ण यानी कि 0 से शुरुआत होगी इसकी, और 1 2 फिर कहाँ तक जाएगा, ये ख़त्म कहाँ तक हुआ, 50 तक ख़त्म हुआ। अर्थात 50 1 से गया 50 पर, यानी कितनी हो गई 50 इंक्लूडिंग 0, तो एक ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 51 हो गई, कितनी 51। तुम्हें समझ में आया, आ रहा। हाँ, ठीक है ना, कितनी हो जाएंगी 0 से कितनी 51। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे पूछ देगा आपसे, इसमें बताएंगे 25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे। 25 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे, एक बार फैक्टर कर लें पहले तो। 25 के फैक्टर कर लो, किससे कटेगा, 5 से 55 25, 5 एकम 5। इसका मतलब यहाँ हमें 25 के फैक्टर में लगा 5 गुणा 5 गुणा 1। आगे देखेंगे गाय के 30 के कर लो भाई फैक्टर, 2 से काटा 15, फिर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि भाई साहब 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, गलत फहमी है, गलत फहमी। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से। ठीक है, 3 बचे 15 और 5 एकम 5, सिक्वेंस से काटेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा इसका, 2 गुणा 3 गुणा 5। देखेंगे ध्यान से, ये मिल गया 5, ये तो हो गया हमारे पास क्या, एचसीएफ। जब मैंने बात की थी आपसे एलसीएम के बारे में, मैंने कहा था ये जो कॉमन है इसको रख लेंगे, फिर गुणा उसका करेंगे जो रह गया, यानी कौन कौन, 2 रह गया, 3 रह गया, और एक 5, और एक 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 का कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करेंगे 55 25 दूनी 50, 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 150 होता है, तो 5 कामा 150, यानी ऑप्शन बी फॉर बांग्लादेशी।
ठीक है, 5 कामा, ठीक है, 5 कामा 150। इस चीज़ का क्या होगा, HCF होगा 5 और LCM होगा 150, और कोई है नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, भैया और बंधु बुजुर्गों, देखो अगला, कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताएंगे दोस्त। ठीक है, थोड़ी सी कहानी है कि जो पाई होता है ना, पाई वो हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्त, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या लिख लें। लेकिन जो इसका मान होता है ना, इसका जो मान होता है 22/7, ये कैसा होता है, ये भाई साहब परिमेय होता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये कैसी होती है, ये जो है ना परिमेय होती है। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे बात करूं, अगर ये परिमेय होती है तो बताइए फिर क्या करेंगे। अगर ये परिमेय है, हमसे अपरिमेय पूछे, इसको काट देंगे। 0.333 आगे डर समझी में नहीं आ रहा, ये भी कैसी है, ये भी नहीं, तो √2 जो होगी वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, √2 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। एक बार ये सवाल आप भी लगा के देखें। ठीक है दोस्त, होमवर्क यही है। होमवर्क क्या है, आप लिख लेंगे एक बार कि मैं आपसे पूछ दूंगा क्या, कि 50,60 का HCF और LCM निकालो। HCF और LCM निकालो। ठीक है, अगले अगर हम बात करें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की परिभाषा बतानी है आपको, तथा एक एग्जाम्पल, तथा एक एग्जाम्पल। ठीक है, अपनी बुद्धि से, ये आपका क्या है, HW है। अगले पे अगर हम बात कर लूँ तो आप सम और विषम के बारे में भी बता सकते हैं हमें, सम और विषम, है ना, इसके बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं की, अगले वीडियो में। हाँ, सम या विषम, हाँ ठीक है, यानी कि सम और विषम संख्याओं की क्या बताना भाई साहब, आपको परिभाषा बतानी है। फिर मेरा एक और लास्ट सवाल है कि 0 सम है या फिर विषम है। ये 4 सवाल होंगे, अगले वीडियो में जो है मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है मित्रवत, ठीक है दोस्त, बंधु सखा सहेली। ठीक है, ये आज का हमारे पास लेक्चर था, तो पढ़ के कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। एकदम 0 से है और उच्च लेवल तक ले जाएंगे, मतलब टेट पूरा कवर हो जाएगा इसमें, है ना। ज़्यादा खासा कुछ नहीं है, कि ऐसा नहीं है हुआ है, तो इसमें कम से कम आपके आउट ऑफ बनने चाहिए 29 कम से कम। ठीक है, 1 नंबर गारंटी, भगवान भी नहीं लेते तो हम भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, एक नए और जोश के साथ, होश के साथ पढ़ेंगे मस्त होके। ठीक है, तो अगली बार जो है प्रैक्टिस के लिए सवाल नो डाउट मैं टाइप करके रख दूंगा, तो आप उसको जो है लगा लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।